हेलो स्टूडेंट, आपका इस अपने YouTube प्लेटफॉर्म P2 क्लासेज में स्वागत है। आज हम अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। टॉपिक है, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस प्योर इंडक्टेंस लगा दिया जाए तो आगे की प्रोसेस क्या होती है, आपको इस पे करंट किस तरीके से मिलता है, आपको फेजर ग्राफ किस तरीके से मिलता है, आपको फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी कैसे मिलती है, तो ये सब बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले है प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, एसी करंट। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक इंडक्टेंस लेना पड़ेगा, प्रेरकत्व लेना पड़ेगा और उसको प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ देना है। जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टता से आपने जोड़ दिया। प्रत्यावर्ती वोल्टता अल्टरनेटिंग वोल्टेज है V नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर है L। ये जो L है, इसके सिरों पर जो वोल्टता मिलेगी वो मिलेगी VL। ठीक है, अब हमने क्या देखा? हमने देखा एक सर्किट है हमारे पास। सर्किट में एसी वोल्टेज लगा हुआ है V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर लगाया हुआ है एक शुद्ध प्रेरकत्व, यहाँ पर कहें इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस के जो टर्मिनल हैं उन पर जो पोटेंशियल मिलेगा, विभव मिलेगा, विभवांतर मिलेगा, वो मिलेगा VL। तो सबसे अपन चलते हैं अपन डेरिवेशन की तरफ। किरचॉफ का नियम आपको याद है, किरचॉफ के सेकेंड लॉ से आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है I की वैल्यू निकालनी है। I कितना आएगा, जबकि हमारे पास V दे रखा है। V कितना है? V नोट साइन ओमेगा टी। पहले मैं ये लिख देता हूं, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता की वैल्यू लिख देते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये है V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपको I निकालना है। I निकालेंगे तो हम पढ़ते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के सेकंड लॉ से, फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है V प्लस VL इक्वल टू हो जाएगा 0। V प्लस टोटल, इस पे यहाँ V मिल रहा है, वहाँ पर VL मिल रहा है। टोटल की जो वोल्टेज है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है सिग्मा समेशन ऑफ V या समेशन ऑफ E या समेशन ऑफ IR इक्वल टू कितना होता है? 0। ये कौन कहता है? ये कहता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात चलते हैं, अपन चलते हैं, अगर इसको लिखें अपन V इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस BL, इक्वेशन नंबर 2। बट हमको पता है कि जो BL होता है, कुंडली के सिरों पर प्राप्त विद्युत वाहक बल कितना मिलता है हम जानते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 6 में। हम जानते हैं VL इक्वल टू आता है माइनस LDI अपॉन DT। VL कितना आता है? माइनस LDI अपॉन DT। जैसे ही हम VL की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? VL की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी? इक्वेशन 2 बनेगी मेरे पास V इक्वल टू माइनस, ये साइन माइनस का आ चुका है, माइनस LDI अपॉन DT। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो V आएगा V इक्वल टू LDI अपॉन DT। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? ये इक्वेशन बनेगी अपनी थर्ड। अब करना क्या है, जो थर्ड इक्वेशन है ना, उसमें अपन को वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू देखो, ये यहाँ से जो वैल्यू कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। तो V की वैल्यू बोलो कितनी है? V इक्वल टू है V नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू LDI अपॉन DT। DT का मल्टीप्लाई V नोट साइन ओमेगा टी से हो जाएगा, और जो DI के मल्टीप्लाई में है L, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो कंडीशन बनेगी V नोट साइन
ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन में हो जाएगा एल और इधर आ जाएगा डी आई। ठीक है, अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। क्या करेंगे भैया, इसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड में करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा मैं जगह ले लूँ हल्की सी, थोड़ा छोटा कर दूँ इसको। ठीक है, वी नोट एल को, वी नोट और जो एल है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे। क्या बचेगा आपके पास में, साइन ओमेगा टी डी टी, और इधर डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। साइन ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है अर्थात समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। आपको याद रखना है कि जब इंटीग्रेशन किया जाता है तब ओमेगा कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है ना, आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। वी नोट एल, वी नोट एल को ऊपर नहीं छेड़ेंगे, उसको अपनी जगह पर रखा हुआ है। ये यहाँ से आई की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब क्या होगा, अब जो ओमेगा है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, वी नोट ओमेगा एल, और क्या बन जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। अब कॉस ओमेगा टी क्या, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। और क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे कॉस ओमेगा टी, थीटा को अपन ओमेगा टी बोलते हैं, तो यहाँ बनेगा साइन 90 होता है पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू है वहाँ क्या कर दोगे आप, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, सॉरी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वी नोट अपॉन ओमेगा एल, वी नोट अपॉन ओमेगा एल और माइनस साइन पाई अपॉन 2 माइनस ओमेगा टी। अब इसको बनानेंगे तो कब बनेगा कैसे, ये देखो मैं एक साइड में करता हूँ, ये अलग चीज़ है। तो वी नोट अपॉन ओमेगा एल, साइन अंदर ले लेंगे माइनस का, तो साइन अब अंदर आएगा तो क्या बनेगा, ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा और पाई बाई 2 किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फंक्शन हमको साइन में लेकर आने हैं ताकि अपन फेज डिफरेंस अर्थात कलांतर आराम से निकाल सकें। साइन, अब देखो ये बनेगा ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो पाई बाई 2 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब आप ये इक्वेशन देखें एक बार, और यहाँ आ गया आई। अब एक प्रॉब्लम और आती है हमको कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये आप देख रहे हो ना, वी नोट अपॉन ओमेगा एल, वी नोट अपॉन ओमेगा एल, इसको बोलते हैं वी नोट अपॉन एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, एक तरह का प्रतिरोध होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिरोध, प्रतिघात। ठीक है ना, इसकी भी यूनिट ओम होती है, एग्जाम में आ सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और ये बन जाएगा हमारा आई नोट। ध्यान से देखें, मतलब वी नोट अपॉन ओमेगा एल को बोल सकते हैं वी नोट अपॉन एक्सएल इक्वल टू आई नोट। इसका मतलब होता है ओमेगा एल किसके इक्वल होता है, एक्सएल के। ठीक है ना, और दोनों की यूनिट क्या होती है, दोनों की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इस बात पर थोड़ा सा गौर फरमाइए आप। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, वी नोट अपॉन ओमेगा एल की वैल्यू कितनी आई है, आई नोट आई है। तो जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे आई नोट को, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्या, आई नोट, ये वैल्यू आपकी यहाँ जाएगी, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू आई। तो ये वाली वैल्यू आपको याद करनी है, यही वाली वैल्यू हमारे काम आएगी। तो हमारे पास आई की एक इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन हमारे पास वी की है। तो हम करने वाले क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है वी की, याद करा देता हूँ, वी इक्वल टू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की जो वैल्यू आई है वो आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। चलो अब इसके बारे में 1 मिनट आपसे बात कर ली जाती है। आप ये देखो यहाँ पर ओमेगा टी और यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब ओमेगा टी में से कुछ घट रहा है।
तो अब आप तो पहले मुझे बताओ कौन बड़ा है, ये वाली v वाली इक्वेशन बड़ी है, i वाली इक्वेशन बड़ी है। तो हम कह सकते हैं v वाली इक्वेशन लीड में है, किससे, i वाली इक्वेशन से। मैं कहता हूँ v बड़ा है किससे, i से। कितना बड़ा है, π/2। b लीड फ्रॉम i कितना है, π/2। अच्छा, या फिर मैं बोल सकता हूं कि i छोटा, ये भी बोल सकते हैं, i छोटा है, किससे छोटा है, v से। i किससे छोटा है, v से। कितना छोटा है, π/2। ठीक है ना, दोनों बात क्लियर है भाई। इसका मतलब होता है कि ये बड़ा है π/2 तो ये π/2 छोटा होगा। या हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, i इज बैक, या कह सकते हैं लैग, लैग मतलब पीछे, फ्रॉम b π/2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पॉइंट पूरा हुआ। आपके पास दोनों इक्वेशन आपको याद करनी है, v = v0 sin ωt, i = I0 sin ωt माइनस π/2। अब यह कह रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा में कलांतर, फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। भाई क्या है आपके पास इक्वेशन, v = v0 sin ωt, और i की इक्वेशन है I0 sin ωt माइनस π/2। अब क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। क्या करेंगे, फाई, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दो एक बार तो ωt, फिर लगाओ माइनस, फिर ये वाली वैल्यू पुट कर दो ωt माइनस π/2, ब्रैकेट लगाते हैं भैया, फाई = ωt, माइनस ωt हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस π/2 हो जाएगा, ωt से ωt कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा, बहुत ही प्यारा आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट, π/2। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि पथांतर कितना होता है, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व प्योर इंडक्टेंस लगा होता है उस समय फाई की वैल्यू कितनी आती है, π/2। अब आते हैं वोल्ट, प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा का समय के साथ ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट विद टाइम t। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ग्राफ बनानी है आपको। सिंपल ग्राफ का मतलब है एक तो आपको v ले लेना है इस तरीके से, ये आपका टाइम t हो जाएगा, और एक छोटा सा पॉइंट आपको लेना है यहाँ से, यहाँ पॉइंट लगा दें आप अगर ऐसा ग्राफ बना रहे हो आप। ठीक है ना, ये जो ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है v = v0 sin ωt का, और दूसरा मैं ग्राफ ले रहा हूँ यहाँ से, ये थोड़ा छोटा बनेगा इससे। ठीक है, और ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये वाला, ये बनेगा i = I0 sin ωt माइनस π/2 का, ये वाला ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है भैया, तो अब आपको पता है कि ये जो आप देख रहे हो, ये देखो ये कितना है, ये है अपने पास में, ये पूरा होता है कितना, t, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन, π/2, ये पाई 3π/2, ये 2π। यहाँ पर आप क्या देखते हो, ये देखते हो ये जो चीज़ होती है ना क्या होती है, b0। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या होता है, I0। इसी तरह आप यहाँ देखोगे, यहाँ जो आप देख रहे हो ये बन रहा है आपका I0, और जो v0 है वो बड़ा होता है, तो ये किस में है, माइनस में, ये ऊपर वाले दोनों किस में है, प्लस में। v और i प्लस में हो गया, और नीचे वाला v और i किस में हो गया, माइनस में। ये दोनों हमारी ग्राफ तैयार हो चुकी हैं। अगर एग्जाम पूछता है तो आप बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको बोलते हैं वोल्टता का शिखर मान, इसको बोलते हैं धारा का शिखर मान। इसका मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं। अब ये कहना है फेजर ग्राफ बनाना है, बड़ा सिंपल है फेजर ग्राफ बनाना, कुछ नहीं करना, एक सीधी लाइन खींचो, बहुत अच्छा, एक लाइन ऐसे खींच दो। ठीक है, अब एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, थोड़ी बड़ी कर देना और एक छोटी कर देना, बस, कुछ नहीं करना है इसमें, करना तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ लिखो आप v0, तो लाइन और बड़ी कर देते हैं v0, इसको यहाँ मिलाओ। ठीक है, और ये छोटी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ कैसे लिखा है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये क्या बनेगा आपका I0। ठीक है, अब आप बताओ ये जो है ना ये ग्राफ, ये t है। ठीक है, और आप देख रहे हो ये जो ग्राफ बनता है ना ये बनता है ωt, t और v0 के बीच में ग्राफ बनता है ωt। ये मैंने कल भी बताया था आपको, कल वाले में एंगल सेम था, फेज एंगल, फेज डिफरेंस सेम था। अब आप देखो v0 और I0 में कितना डिफरेंस है, π/2 है, ये बात भी क्लियर हो गई आपकी। अच्छा, ये यहाँ से तक कितना हो जाएगा, ये i हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका v हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या फेजर ग्राफ में।
फेजर ग्राफ में देखो वी नोट और आई नोट के बीच में कितना डिफरेंस है, तो कितना डिफरेंस है भाई, π/2 है। अच्छा ये वाला एंगल कितना है, ओमेगा टी बन रहा है, कांस्टेंट है, टी के साथ में कितना बन रहा है, ओमेगा टी बन रहा है। ये कितना है भाई, आई है, क्योंकि आई नोट के साथ में कितना बनता है, आई बनता है, और वी नोट के साथ में कितना बनता है, वी बनता है। तो ये वाली बात भी हमारी क्लियर होगी। अब अपन आगे चलते हैं। ये कह रहा है प्रतिघात की आवृत्ति पर निर्भरता। प्रतिघात जो होता है वो किस तरीके से आवृत्ति पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्टेंस एट फ्रीक्वेंसी। इसके लिए आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला है XL। इसमें जो L है ना वो बेस में आएगा, L कहाँ आएगा, इसके बेस में। ऐसे मत करना X को L के साथ में ले लिया, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप अच्छे बच्चे हो तो मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता जा रहा हूँ। XL इक्वल टू होता है ओमेगा L, ओमेगा L साथ में रहेगा। सर और क्या बोल सकते हैं, XL ओमेगा L को भैया क्या बोलेंगे आप, ओमेगा L को बोलेंगे 2πf, और यहाँ क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को पढ़ें आप, ये डिपेंडेंस कैसे करता है। मतलब मैं ये कहता हूँ XL प्रोपोर्शनल टू F। सर ये क्या बीमारी है, इसका मतलब है कि हमारे पास 2π और L कांस्टेंट हो गए, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगी, इसकी ग्राफ ऐसे बनेगी, XL और F, ये ग्राफ बन गई इसकी पहली ग्राफ। और अगर मैं दोबारा इसको लिखता हूँ वापस इसी को, XL इक्वल टू 2πfL, तो क्या करना चाहिए इसका करना चाहिए अपन को चमत्कार। तो सर चमत्कार कैसे करेंगे, 2π और F को कांस्टेंट निकाल दिया, XL प्रोपोर्शनल टू L हो गया। तो इसकी ग्राफ कैसे बनाओगे, इसकी ग्राफ बनाओगे XL और ये L, ये भी ग्राफ ऐसा बन जाएगा, बहुत ईजी है। XL F पे भी डिपेंड करता है और XL L पे भी डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ पर बनता क्या है, देखो ये जो XL है ना इसको क्या बोलते हैं, और ये जो ओमेगा L, XL को बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे प्रेरणिक प्रतिघात। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, प्रेरणिक प्रतिघात, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरणिक इसी का, इसका मात्रक भी ओम होता है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। XL इक्वल टू ओमेगा L, XL इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा होता है 2πf, L का मल्टीप्लाई कर देना उसके साथ में। और चलते हैं अगले पॉइंट पर, एक ही पॉइंट है, औसत शक्ति से। अब औसत शक्ति आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है आपने, पढ़ा हुआ है फॉर्मूला V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और एक आपके पास अभी फॉर्मूला था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। अब तो थोड़ी देर पहले आप पढ़ते हैं इसी चीज को, इस फॉर्मूले को हमने कहाँ से बनाया था, आपको याद हो तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था I इक्वल टू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, याद है आपको। मैं वापस एक बार बता देता हूँ ये कहाँ से आया फॉर्मूला, ये देखो यहाँ से आया था ये फॉर्मूला। आप आराम से पूरा वीडियो देखें, देखो ये यहाँ पे बता रहा था आपको, देखो ये देखें आप, ये कितना आया था, देखो V नॉट अपॉन आई नॉट कितना होता है, V नॉट अपॉन ओमेगा L कितना होता है, आई नॉट होता है। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा, बट यहाँ पर कितना है, माइनस कॉस ओमेगा टी, में वही चीज बता रहा हूँ आपको, और वो इक्वल टू में आई है। हाँ तो ये वाला फॉर्मूला है आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इस वाले फॉर्मूले को देखो एक बार तो, और एक बार इस फॉर्मूले को देखो। तो क्या करेंगे अपन, निकालना है औसत शक्ति से, मतलब अपन निकालेंगे पी एवरेज। तो पी एवरेज क्या करोगे आप, वी आई। तो पी एवरेज के लिए अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, पहले वी की वैल्यू निकाल दो। वी कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। अब क्या करते हैं, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी नॉट का मल्टीप्लाई आई नॉट से करोगे, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और माइनस को कहाँ ले लें अपन, आगे ले लेते हैं, ये बन जाता है कॉस ओमेगा टी। अब एक काम करते हैं, इसका ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, कर देंगे। करने से हमें एक इक्वेशन मिलेगी बहुत ही जोरदार, जिसको देखोगे आप तो बड़ा मजा आएगा आपको। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, थोड़ा सा डर लगेगा आपको। देखो डर तो रहना चाहिए, अगर डर है तभी सब कुछ है, डर नहीं है सब्जेक्ट का तो मज़ा नहीं आता फिर। माइनस वी नॉट अपॉन आई नॉट, 2 को मैंने आगे लेकर आ गया, और एक 2 को मैंने यहाँ आगे लगा दिया, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब आपने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ये बनता है साइन 2a। तो सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ a नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू ओमेगा टी है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये बनता है 2 साइन ए कॉस ए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसके बहुत जोरदार इक्वेशन बनेगी आपके सामने। इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, P इक्वल टू माइनस वी नॉट P इक्वल टू माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, और यहाँ से बनेगी साइन 2a, साइन 2 ओमेगा टी,
और आपके लिए नॉलेज के लिए बताता हूँ मैं, साइन टू ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करते हैं इसका एवरेज निकालते तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इस तरीके से तो पी की वैल्यू आएगी, पी एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगा लो निशान, पक्का आएगा, ये पक्का आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूँ इस वीडियो से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, पक्का एक क्वेश्चन आएगा। पी की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। कब आती है वो आपको मैंने बता दिया, औसत शक्ति से कितना आता है, 0 आता है। कब आता है, जब क्या लगा रहता है, प्रेरकत्व लगा रहता है, ठीक है ना, इंडक्टेंस लगा होता है। अब एक न्यूमेरिकल मैंने बनाया, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कहता है, एफ दे रखा है आपको, एक्सएल दे रखा है और एल दे रखा है। आपको क्या निकालना, सिर्फ एल निकालना है, एल आपको ज्ञात करना है। ज्ञात किसको करना है, एल को ज्ञात करना है। सर एल कितना है, एल क्या होता है, एल होता है प्रेरकत्व, इसको पर इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। थोड़ी में लैंग्वेज आपको समझ में आ जाती होगी, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है सर, एक्सएल तो हमारे पास है, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। अच्छा एक्सएल इक्वल टू ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ एल। एक्सएल की वैल्यू पुट कर दो, 100 हो गया, 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ कितना है। देखो इस चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल में आपको एफ की वैल्यू फिक्स दे रखी है। एफ की वैल्यू फिक्स रहती है, कितनी रहती है, 50, याद रखना, क्योंकि इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज मानी जाती है। एल आपको निकालना है, एल रख दिया अपन ने। क्या करेंगे अपन करेंगे थोड़ा सा गेम खेलेंगे। ठीक है भाई, क्या निकालना है आपको, एल निकालना है। एल जो निकालना है उसको इधर ही छोड़ दो, उसको नहीं छेड़ना है। थोड़ा कलर चेंज कर दें अपन, ये ले लेते हैं यार, ये मजेदार कलर है। 100 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इक्वल टू एल। 50 इंटू 200 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, 1 अपॉन 3.14 इक्वल टू एल। लगभग इसकी वैल्यू अपन डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगी ऊपर से, ठीक है ना। अपना काम नहीं बैठ रहा, इसको 1000 कर देते हैं, ये 314 इंटू 10 हो जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, लगभग आंसर आएगा 0.318 के समथिंग आंसर आएगा। और यूनिट क्या आएगी इसकी, हेनरी। आप याद करना, एल की यूनिट क्या आती है, हेनरी आती है। ओके, इसका ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे डियर स्टूडेंट, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जल्दी से आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ सके। ओके।